नमस्कार दोस्तों, मैं अभी सिंह चौहान स्वागत करता हूं आप सबका द एग्ज़ाम पोर्टल में। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आज हम लोग पढ़ेंगे सेट 7। सेट 6 तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे सेट 7। सेट 7 में जो है वो है बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा। ठीक, 10+2 यही एग्ज़ाम होने वाला है सेम। ठीक, ये एग्ज़ाम हुआ था 5 फरवरी 2017 को। तो आप देखिएगा इसमें जो करेंट अफेयर रहेगा ना, इसमें जो करेंट अफेयर्स रहेगा वो आपको 2016 का भी मिलेगा। मतलब 2023-24 दोनों का आपको करंट पढ़ लेना है। ठीक, 1.5 साल का तो करंट एग्ज़ाम जब होगा उसके 1.5 साल का पढ़ना है। एग्ज़ाम डेट तो 15 दिन पहले, 1 महीने पहले आ ही जाएगा, तो आप लोग करंट कर सकते हैं। ऐसे डेली का भी पढ़ते जाइए, उठाइए, अभी से भी टाइम है। एक एक महीना का करिएगा तो आराम से हो जाएगा 23 से। एक एक महीना का भी करिएगा तो ठीक। ये सेट नंबर 7 है जी, सेट नंबर 7 है। मतलब कि 1 से 6 तक करा दिया गया ढंग से एकदम। तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सेट 1 जो कराए थे वो 2011 से शुरू हुआ था। मतलब 2011 से जो है 2017 तक, 2016 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए थे बीएसएससी के या बिहार सीजीएल के, वो हो चुका है। ठीक, बिहार एसएससी से जो भी एग्ज़ाम हुए थे, 10+2 हो गया, सीजीएल हो गया, कुछ भी हो गया, जो भी एग्ज़ाम था टोटल करा दिए गए 2016 तक। ये 2017 का है, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, बाद में दिक्कत ना हो। ठीक, बाद में दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए देख लेना है, कोई दिक्कत ना हो बाद में, समझे कि नहीं? ज़रूरी चीज़ है, क्या है, ज़रूरी चीज़। और क्योंकि आपको देखिएगा 2016 तक जो प्रीवियस कराए ना, ये 2017 का पेपर है, पक्का हम बता रहे हैं कि उसमें से प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, और हम आपको ये बात प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, ये बात आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। अब पूरा अगर डिटेल में चाहिए, पूरा डिस्कशन एकदम कि एकदम नहीं नहीं पूरा एकदम तोड़े तोड़, वो तो यहाँ भी मिल जा रहा है। लेकिन और भी डिस्कशन पूरा अच्छे से हर एक सेट का लगभग एक ही जगह कहेगा सर हमको पढ़ लेना है, वीडियो आपका देख के फिर पीडीएफ टाइप में पढ़ना चाहते हैं, टेस्ट लगाकर देखना चाहते हैं ऑनलाइन, क्योंकि एग्ज़ाम तो ऑनलाइन होगा। तो उसके लिए आप प्ले स्टोर पर चल जाइए, वहाँ पर द एग्ज़ाम पोर्टल का ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद उसमें देख लीजिए, आपको 50 से 55 सेट मिल जाएंगे, 50 से 55 सेट मिल जाएंगे। और उस 55 सेट में खासियत है पूरा फुल डिस्कशन के साथ, 150 क्वेश्चन का डिस्कशन आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, हाँ मिल जाएगा टोटल क्वेश्चन का। और उसका दाम मात्र रखा गया है 49 रुपये। 49 रुपये में समझिए कि 50 से 55 सेट आपको मिल जाएगा, जिसमें टोटल प्रीवियस ईयर अभी तक बिहार एसएससी द्वारा जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, चाहे वो अमीन तमीन 10+2 बिहार सीजीएल जितने भी हुए हैं टोटल, उसके अलावा 10-12 सेट अलग, कुल मिला के 50 से 55 सेट जो हो जा रहे हैं, वो 49 रुपये में पर रुपये सेट। मतलब ज़बरदस्त एकदम। एक स्टूडेंट के वाइज से अगर हम सोच रहे हैं तब ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो मज़ा आ जाएगा। एक बार वीडियो देख लेना है, अब जाकर वहाँ पे टेस्ट लगा लेना है। पहले यहाँ वीडियो देखिए, फिर वहाँ पे जाकर टेस्ट लगाइए, तो और ज़्यादा फायदा होगा। दो बार पढ़ लीजिएगा, 2 बार वीडियो देख लीजिए, 2 बार इसको। प्रीवियस ईयर से 45% आपको मिलेंगे जीके जीएस। अभी हम दिखाएंगे प्रूफ करके 2017 के क्वेश्चन में कि 2011 से 16 तक का जो करवाए हैं वो मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, वो मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी? 1995 में। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? 1995 में। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण की स्थापना जो हुई थी 1995 में ही हुई थी। 1995 में ही हुई थी, इसमें कुछ कहना है आपको? और नागपुर योजना का प्रथम चरण 1943 से 63 के बीच 20 वर्षीय सड़क योजना थी। नागपुर, मुंबई से नागपुर हाईवे है, 1943 से 63 के बीच 20 वर्षीय सड़क योजना थी। ठीक है, पूछेगा सर्वाधिक सड़क का घनत्व है वो किस राज्य में है? सड़क का घनत्व सर्वाधिक, ठीक है, तो केरल में है जी। अच्छा, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है पूरा सड़क यातायात का लगभग कितना % वहन कर रहे हैं? जितना भी सड़क यातायात है टोटल, उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग कितना वहन करती है? तो 40%। कितना? 40%। ठीक, आगे बढ़िए। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन, दाल, सूर्यमुखी या मछली? तो तिलहन। ठीक, क्रांति देख लीजिए, सबको तो याद ही होगा जी। नीली क्रांति होता है एक, हरित क्रांति सब तो बता ही दिए थे, नीली क्रांति होता है, जो पूछने वाला क्वेश्चन है लिखवा ही देते हैं। एक बादामी क्रांति होता है, ठीक, बादामी क्रांति होता है।
एक आपका होता है गुलाबी क्रांति, अलग वाला जो है बता देते हैं। गुलाबी क्रांति का कि एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, सब तो आप जान ही रहे हैं, वो सब अलग है। गुलाबी क्रांति हो गया। हरित क्रांति तो बता ही दिए थे, श्वेत क्रांति भी बता ही दिए थे। रजत क्रांति एक देख लीजिए, क्या है रजत क्रांति। कहिए कि सर कब बताए, तो प्रीवियस ईयर सेट जो अभी तक करवाए हैं 1 से 6 तक, उसको आप जाके देख लीजिए, उसको आपको आप जाकर देख लीजिए, देख लेना है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें आपको जाके देख लेना है, मिल जाएगा, कंफर्म मिल जाएगा, टेंशन नहीं। ठीक, चलिए तिलहन उत्पादन। नीली क्रांति बताइए, मत्स्य पालन से, मत्स्य पालन से। ठीक, मत्स्य पालन से। बादामी क्रांति बताइए, तो मसाला के उत्पादन से, मसालों के उत्पादन से। ठीक है, मसालों के उत्पादन से। ठीक है, आपको गुलाबी क्रांति बताइए, गुलाबी क्रांति बताइए, तो झींगा, झींगा उत्पादन से, और इसमें भी ऐड होता है कुछ झींगा के अलावा। रजत क्रांति बताइए, अंडा। श्वेत क्रांति, अंडा उत्पादन। श्वेत क्रांति किस चीज से है जी, दुग्ध उत्पादन। हरित क्रांति, अनाज उत्पादन। हरित क्रांति के जनक भारत में एम.एस. स्वामीनाथन, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग कभी कभी क्वेश्चन में पूछता था कहाँ के थे, तो अमेरिका के थे जी, अमेरिका के। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत में उत्पादित की गई कितने % कॉफ़ी निर्यात की जाती है। मतलब टोटल जितना उत्पादन किया जाता है उसका कितना % जो है वो निर्यात किया जाता है। इसको मिटा दें, चलिए। तो एक बात याद रखिएगा कि भारत में उत्पादित जो है उसका 10%, 10%, ठीक है, उसका दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसका 10% निर्यात किया जाता है। और कॉफ़ी उत्पादक देशों में शामिल है ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया, और भारत तो ये है। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है जी, कर्नाटक। कॉफ़ी का उत्पादन नीलगिरी की पहाड़ियों पर भी होती है, याद रखिएगा। विश्व में कहवा का पात्र, कहवा का पात्र किसको बोलते हैं जी, कहवा का पात्र मालूम है ना। जैसे चीनी का कटोरा क्यूबा को बोलते हैं, वैसे कहवा का पात्र ब्राज़ील को, किसको, ब्राज़ील को। ठीक है, इसको बोला जाता है ब्राज़ील को। ठीक, अब वहीं पे मंडी है, उसको क्या बोलते हैं, विश्व में कहवा की मंडी। कहवा की मंडी किसको बोला जाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप लोग बहुत पढ़ने वाले विद्यार्थी, अच्छे हैं आप लोग, तो बता दीजिए। साओ पाउलो, साओ पाउलो। एक आध दो वर्ड रहता है ना तो इधर किनारे नहीं जाते, यही में लिख देते हैं साओ पाउलो। नजर आ रहा है, साओ पाउलो। ठीक है, इसी में लिखेंगे। ठीक, चलिए। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था जी, बताइए। दुर्गापुर स्थापित तो इंग्लैंड से, किससे किया गया था, इंग्लैंड से किया गया था। ठीक है, इंग्लैंड से किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला लौह इस्पात खोला गया था कारखाना ना। द्वितीय 56 से 51, इसका मुख्य अति भी था आपको कृषि ही था, इसका मुख्य कृषि ही था, है ना, है सॉरी उद्योग ही था। पहला का कृषि था, और दूसरा किसके ये पर था, पीसी न महालनोबिस के। 56 से 61 जो पंचवर्षीय योजना था वो किसका था। अच्छा, भिलाई और बोकारो में जो है वो किसके सहायता से है, भिलाई और बोकारो में बताइए। भिलाई प्लस स्टील सिटी बोकारो, आ जाइए, रूस, रूस। ठीक, और दुर्गापुर वाला हो गया इंग्लैंड। ठीक, राउरकेला वाला, राउरकेला वाला पूछता है तो इसलिए बता दे रहे हैं, राउरकेला वाला हो जाएगा जर्मनी। क्या हो जाएगा, जर्मनी, जर्मनी। ठीक है, और कुछ। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा इस्पात का कारखाना कौन सा है इन सब में, तो वो हो जाएगा बोकारो वाला। किसी को कुछ कहना है इसमें, बोकारो किस राज्य में है, झारखंड में है जी। तो आप बता दीजिए सेल की स्थापना कब हुई थी, सेल, सेल का फॉर्म बताइए। 1973 में हुआ था जी, 1973 में, और शायद 5 या 6 जनवरी के आसपास हुआ था, 5 या 6 जनवरी के आसपास। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है आपका
कि किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? जीएसटी का पहली बार जिक्र तो 2006-07 के बजट में किया गया था। जीएसटी का बजट, जीएसटी का गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। जीएसटी की सिफारिश, क्वेश्चन अगर जीएसटी के बारे में पूछता है तो जीएसटी की सिफारिश किस समिति ने की थी? ओह, सिफारिश, सिफारिश तो ये किया था केलकर समिति ने, केलकर समिति ने किया था, ठीक, केलकर समिति ने किया था। जीएसटी का सिफारिश जो है केलकर समिति ने किया था। अब 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था जीएसटी? 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को। और जीएसटी परिषद की स्थापना अनुच्छेद 279A के अंतर्गत किया गया है, मतलब आर्टिकल 279A, ठीक, आर्टिकल 279A, ठीक, इसके अंतर्गत किया गया था। और कौन सा संविधान संशोधन? तो संविधान संशोधन अगर पता करना है तो 101वें, ठीक, संविधान संशोधन, 101वें संविधान संशोधन। और कुछ जानना है? और इसके जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं ना, अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री भारत के। अभी कौन है? निर्मला सीतारमन, ठीक, भारत के। चलिए क्या क्या बता दिए। किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? खाली 2006-07 में जिक्र किया गया था। जीएसटी का जो है यहाँ से ले लीजिए पहला क्वेश्चन, सिफारिश हुआ केलकर समिति के द्वारा। आर्टिकल 279A संविधान संशोधन 101, ठीक, अध्यक्ष हो गए भारत के वित्त मंत्री, लागू किया गया 1 जुलाई 2017, अब हो गया, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिखाई दे रहा तो करिए। देखिए, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम बता दीजिए। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीयकरण बैंकों का कब किया गया था जी? राष्ट्रीयकरण बैंकों का कब किया गया था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था बताइए। क्या नाम है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ना। इसकी स्थापना यहाँ पर लिख देते हैं, 1921 में किया गया था स्थापना, ठीक। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1921 में किया गया था। एसबीआई का जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण, ठीक, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था बताइए। राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955, ठीक। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना किया गया था। बैंक ऑफ कोलकाता कब? 1840 में, ठीक, 1840 में, ठीक। अभी से जुड़ा एक और पॉइंट देखिए, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना भी सॉरी 1 मिनट, 1806 में जी। अब बैंक ऑफ बॉम्बे जो है, बैंक ऑफ बॉम्बे ये है बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक, इसकी स्थापना की गई थी 1840 में, स्थापना की गई थी 1840 में, ठीक। अब आ जाइए बैंक ऑफ मद्रास, ये पुरनका है तीनों इसलिए बता दे रहे हैं, बैंक ऑफ मद्रास, ठीक, इसकी इसका किया गया था 1843 में। ये तीनों पुराना है। कलकत्ता, ठीक, कलकत्ता देख लीजिए, 1 मिनट देख लीजिए, 1806 में कलकत्ता, बॉम्बे 1840, मद्रास 1843, 1843। और बताइए, इन सब तीनों बैंक को जोड़ के, तीनों को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आया था मेरा, वो आया था इंपीरियल, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। वो कब आ गया था? 1921 में, 1921 में। आगे बढ़ा जाए,
आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं कि हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं। अच्छा, देख लीजिए भाई, क्वेश्चन है 2017 का। एक मिनट, क्वेश्चन कब का है? 2017 का। कहाँ गया लाल वाला? 2017 का, ठीक। तो 2012 से 2017 तक कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था, इसीलिए कहा कि हम किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत है। तो ये था 12वीं। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? 1 अप्रैल 2012 से 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक था। 31 मार्च 2017 तक था, ठीक है। हाँ, भारत में कुल 12 पंचवर्षीय अब तक चलाई जा रही है। प्रथम पंचवर्षीय आपको पता है 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक, ठीक है, हैराल्ड डोमर। दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 65, लेकिन सबसे असफल रीजन 3, 62 में चाइना से युद्ध, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध, और उसी दरमियान ये जो पड़ा था, जो सूखा वगैरह पड़ गया था, क्योंकि हरित क्रांति लाई गई थी 1966-67 के अंतर्गत। और अगर हरित क्रांति दशक पूछेगा तो 1960 का दशक बताना है। MS स्वामीनाथन। सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन में मदद मिला था, है ना। सबसे ज़्यादा पूछता है योजना अवकाश। क्या पूछता है? योजना अवकाश। तो वो 1966 से 1969 तक रहा। योजना अवकाश क्या था? छोटे छोटे साल साल भर का लाया गया था। योजना अवकाश होता है कि पंचवर्षीय योजना बीच के जगह जो था, क्योंकि 65 जो हुआ था ना, 61 से 65, 73, तीसरा जो था बहुत असफल रह गया था, समझे कि नहीं। तो उस टाइम से समझे कि छुट्टी जिसको बोलते हैं, छुट्टी ले लेता है लोग कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए, तो उसमें ऐसा, तो वही समझिए छुट्टी वाला टाइम, ठीक। हाँ, और अनवरत योजना, रोलिंग प्लान एगो बोलता है, अनवरत योजना, रोलिंग प्लान, ठीक। अनवरत योजना पूछता है कब लागू की गई थी, रोलिंग प्लान, ठीक, रोलिंग प्लान। तो ये जो था 1978 में था, 1978 ईस्वी में अनवरत योजना, रोलिंग प्लान 1978 ईस्वी में, ठीक। बैंक नोट प्रेस कहाँ है जी? नासिक, देवदास, सालवानी, होशंगाबाद। बता दीजिए। ओह, छूट रहा है, सीधे नीचे आ जा रहा है लिखे वाले की वजह से। रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कितना है? 100 हो गया जी। रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 2017 का क्वेश्चन है, करेंट का, ठीक, करेंट का क्वेश्चन है। आपको बताते हैं कि उदारीकरण की घोषणा जो है 24 जुलाई 1951 में की गई थी। कब की गई थी? 24 जुलाई 1951 उदारीकरण की घोषणा की गई थी, ठीक है। हाँ, और उदारीकरण के बाद भारत में विदेशी निवेश में भारी वृद्धि हुई, 2017 का दिखा रहा था। अभी कितना है बता दीजिए, विदेशी निवेश बढ़कर अभी कितना हो गया है, बताना है आपको कमेंट में। नवा क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, वह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है। व्यक्तियों की आय की विषमता, लॉरेंज वक्र। किसी को कुछ कहना है इसमें? किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता, अगर आय विषमता ज्ञात करने के बाद बोलेगा किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है, तो ये कौन करती है? लॉरेंज वक्र, ठीक है। लॉरेंज वक्र वर्ष 1905 में मैक्सवेल लो ऑरेंज ने दिया, इससे नाम हो गया इसका लॉरेंज वक्र, ठीक है। 1905 में दिया था, 1905 में लॉरेंज ओ वक्र नाम था इनका, ठीक, लॉरेंज ओ वक्र इन्होंने दिया था, विकसित किया था। ओ सॉरी, मैक्स ओ लॉरेंज, मैक्सवेल, याद रखिएगा, मैक्सवेल से, मैक्सवेल ने दिया था 1905 में। लॉरेंज वक्र मैक्सवेल ने दिया था, ग्लेन मैक्सवेल आप सबको पता होगा, तो इसलिए मैक्स और लॉरेंज, ठीक है। ये करता क्या है जी? लॉरेंज वक्र का कार्य क्या है बता दीजिए। तो इस वक्र का प्रत्येक बिंदु उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो एक निश्चित आय के प्रतिशत के नीचे होते हैं, तभी तो आय विषमता होगा ना, तभी तो आय विषमता होगा, ठीक है। जो कोई मानक आय है उसके नीचे का जो लोग हैं उनको प्रदर्शित करता है, कौन? लॉरेंज वक्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर
10। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? नासिक, होशंगाबाद, देवास, बता दीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए कहाँ है? कहाँ है बता दीजिए। करेंसी प्रेस तो हमको पता है नासिक में, करेंसी प्रेस तो नासिक में है, एगो छांट दिए। ठीक, सिक्योरिटी पेपर मिल जो है होशंगाबाद में है। क्या? सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल, ठीक, पेपर मिल। अब बताइए, अब बता दीजिए। तो बच जाएगा देवास, क्योंकि सालवानी में क्या है बता दीजिए। बैंक नोट प्रेस जो है वो देवास में है, करेंसी प्रेस जो है वो नासिक में है, और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, अगर सिर्फ सिक्योरिटी पेपर कहेगा, ठीक, सिक्योरिटी पेपर मिल कहेगा तो होशंगाबाद, लेकिन सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कह देगा तो हैदराबाद, हैदराबाद। कौची कह देगा? सिक्योरिटी पेपर, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, अब पेपर मिल तो होशंगाबाद। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। जनसंख्या, ठीक है, समझ गए? चलिए देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में यह नहीं है, तो ये 3 को तो ऐसे ही दिख रहा है, मतलब तमिलनाडु नहीं है जनसंख्या की दृष्टि से जी। और जनसंख्या घनत्व में कहीं पूछ दिया तो बिहार सबसे आगे हो जाएगा, नंबर 1 पर है बिहार। ठीक, 1106 किलोमीटर प्रति 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, जनसंख्या घनत्व। लेकिन खाली जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में पूछा है, तो पहला हो जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर हो जाएगा महाराष्ट्र, तीसरा में बिहार, चौथा में पश्चिम बंगाल, पांचवा में तमिलनाडु। मैंने 1 नंबर, ठीक, देखिए दिखाते हैं, 2 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और WB मतलब वेस्ट बंगाल 4 नंबर, तमिलनाडु हो गया 5, क्योंकि 4 बड़े राज्यों में पूछा था इसीलिए तमिलनाडु नहीं दिया। ठीक, लगभग 20 करोड़ के आसपास है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या 19.98, और आपको महाराष्ट्र का हो जाएगा 11.23 करोड़, और बिहार का हो जाएगा 10 करोड़ 38 लाख मान लीजिए, और पश्चिम बंगाल का हो जाएगा 9 करोड़ 13 लाख, और तमिलनाडु का 7 करोड़ 21 लाख। ठीक, 7 करोड़ 21 लाख। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। निम्न में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व, अभी बताए हैं, अभी बता रहे थे कि जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर पूछेगा तो बिहार 1106 किलोमीटर, 11, ठीक, बिहार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का कि भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ढंग से देख लीजिए, यही बोल रहे थे हम, ठीक, यही बोल रहे थे, ई वाला बात, 1106 प्रति व्यक्ति, यहाँ लिख दीजिए ना जी, प्रति व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उसका नाम क्या था? सबसे पहले विकसित करने वाला सुपर कंप्यूटर बताइए। परम 8000। कोई दिक्कत है? परम 800 के बारे में किसी को कुछ कहना है? वर्ष 1988 में सीडेक की स्थापना पुणे में हुई थी। सीडेक 1988 में। सीडेक बता दीजिए, कोई है कंप्यूटर के ज्ञाता तो, क्या होता है सीडेक की स्थापना हुई थी जी, स्थापना। फिर उसके बाद 1998 में, यानी कि ठीक उसके 10 साल के बाद सीडेक के द्वारा प्रति सेकंड 1 अरब गणना करने की क्षमता युक्त कंप्यूटर परम 1000 आया। इसके 1000 प्रति गणना करने का आया, उसका नाम था परम 1000, परम 1000, परम 1000 कह सकते हैं उसको, परम 1000। ठीक है, फिर उसके बाद विश्व में प्रथम सुपर कंप्यूटर सी रे, ठीक है, सी रे, ठीक है, सी रे, ठीक है, K1S था, जो
किसका, बता दीजिए, किस देश ने इसको ये किया था? 1979 में सीरे के रिसर्च कंपनी द्वारा तैयार किया गया था। इसके यही कंपनी है, इसको 1979 में तैयार किया गया था। कि क्या है ये, क्या है ये? विश्व में प्रथम सुपर कंप्यूटर। ठीक है, विश्व में प्रथम सुपर। अच्छा, कंप्यूटर का जनक बोलेंगे तो चार्ल्स बेबेज, सबको पता होगा, सबको पता होगा कि चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर के जनक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता जो सेमॉन क्रे को कहा जाता है। ठीक, और नापते हैं इसकी क्षमता हम लोग फ्लॉप्स में, फ्लॉप्स में। सुपर कंप्यूटर जो होता है इसका हम लोग क्षमता नापते हैं, सुपर कंप्यूटर। ठीक, इसका हम लोग क्षमता नापते हैं फ्लॉप्स में। ठीक, और इसका जो कंप्यूटर का जन्मदाता तो हो गया चार्ल्स बेबेज, और इसका हो गया सेमान। सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता पूछेगा तो सेमान क्रो, सेमान क्रो। ठीक, अगला बढ़ जाइए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहाँ है? ऐसे ही पूरा करवाया जाता है जी, आराम आराम से, टेंशन नहीं, हड़बड़ा हड़बड़ा के नहीं, पूरा करवाया जाता है मस्ती से। अब पढ़िए एकदम गस्ती से। भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ, बता दीजिए। ठीक, 4G सेवा का कब हुआ? 4G सेवा के द्वारा संचार क्षेत्र में अधिक तीव्रता आई। अब भारत में 5G हाई स्पीड नेटवर्क सर्विस 2022-23 में आया था। कब आया था? 2022 से 23 में ना 5G? बताइए तो हम सही जानकारी दे रहे हैं क्या? दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका, चाइना, अब तो भारत में भी 5G हो गया, अब 6G पर बात चल रहा है उधर। ठीक, उस टाइम का क्वेश्चन था, उस टाइम का क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा सा बता दिए। ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है कौन सा? स्टॉक्स, सेक्स, जेसीआई या एफटीएस? ब्रिटेन का कौन है बताइए। और ये भी बता देना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे। सही है तो बताइए, तब तक ऊपर वाला आप लोग जवाब दीजिए, बताइए। ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 15 जो है, अलग अलग देश का सबका अलग अलग होता है जी, अलग अलग होता है। ठीक, तो उसका जो है ब्रिटेन का FTSE 100 नाम है इसका, FTSE 100, FTSE, ठीक है, 100 ये हो गया। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन का पहला है। ठीक, दूसरा अगर आप लोग किसी देश का लिखना चाहते तो हांगकांग का लिखिए जी, हांगकांग। ठीक, हांगकांग, इसका क्या होता है? कोई दिक्कत है लिखे हैं तो? हांगकांग का, हांगकांग का बता दीजिए। हांग सेंग, इसका नामे से पकड़ लीजिएगा आप लोग कि हांगकांग का है, हांग सेंग। ठीक, हांग सेंग। तीसरा जो है, तीसरा आप लोग किसका है? थाईलैंड लिख लेते हैं, थाईलैंड। तो थाईलैंड का जो है ना, ई वाला है थाईलैंड का, ई वाला, सेट। ठीक, सेट। चौथा में आ जाइए, चौथा में हम लोग लिख सकते हैं न्यूयॉर्क का, न्यूयॉर्क। ठीक, न्यूयॉर्क, उसका क्या हो जाएगा? डी जोन्स, डी जोन्स दिया है कहीं? नहीं, डी जोन्स। ठीक, डी जोन्स। पांचवा हो जाएगा आपको, लिख सकते हैं आप लोग मलेशिया का, दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है इसमें। उसका होता है कल से कंपोजिट, मलेशिया, कल से कंपोजिट। कहिएगा ये कैसे होगा, अभी लिख के दिखाते हैं, ऐसे ही याद किए हुए हैं, कल से कंपोजिट। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? ये मेरा पढ़ने का स्टाइल है भाई, अपना अपना सबका है। KLSE, कल से कंपोजिट, कल से कंपोजिट। मैक्सिको का जो ये है शेयर मूल्य सूचकांक, ठीक है, मैक्सिको का, उसको बोलते हैं IPC। ठीक, मैक्सिको का भी देख लीजिए, जो पूछने लायक हमको लग रहा है उसका लिखवा देते हैं जी, IPC। ठीक है,
एक और लिख लीजिए, जितना जगह बच रहा है लिख ही लीजिए। आपको लिखवा देते हैं, इटली का मीबटेल होता है। इटली का क्या होता है? मीबटेल। मीबटेल इटली का होता है मीबटेल। देखो ब्राज़ील का लिख लीजिए, बोवेलेसा। ब्राज़ील बोवेलेसा, बोवेल्सा। ठीक है। आधा दंती से है पा, बोवेस्पा। ठीक, ब्राज़ील का हो गया बोवेस्पा। यो नहीं होगा, इसको मिटाइए, मिटाने का पूरा मिट जाता है जी। इसका क्या था? इटली का मिबटेल, मिबटेल था। अभी है क्या बोले थे आपको? हाँ, बोवेस्पा, बोवेस्पा। ठीक, इसे है बोवेस्पा। ये देख लीजिए आप लोग, टोटल अलग अलग देश का। ठीक, रिजर्व बैंक का सीडी देशमुख थे। आरबीआई के अभी शायद शक्तिदास है, शक्तिकांत दास हैं अभी वाले, प्रेजेंट वाले, है ना। ये देख लीजिए आप लोग, ये उतार लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए अपना, लिख लीजिएगा ढंग से। आरबीआई एक्ट 1934 में लाया गया था, और उस एक्ट पूछेगा आरबीआई का, अगर आरबीआई का तो 1934। स्थापना पूछेगा तो 1 अप्रैल 1935। क्या? और मौद्रिक नीति की घोषणा करती है ना। नोट छापना छापनी सब यही देखती है। ठीक है। और 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के किसका होता है बता दीजिए? हस्ताक्षर। बाकी सब पर यही करता है। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया, यहाँ पर पढ़ रहा था, जेएनयू, हैदराबाद, आईआईटी बम्बे, आईआईटी मद्रास। बता दीजिए, करेंट का क्वेश्चन है जी। आईआईटी बम्बे, आईआईटी बम्बे का साइन था, इसने रुपया का साइन डिजाइन किया था। 18 नंबर क्वेश्चन किया, कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था। कार्बन टैक्स, कार्बन टैक्स, फिनलैंड। ठीक है। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट 2017 के अनुसार चीन सर्वाधिक, ये तो बहुत करेंट वाला पूछे रहा है, 2017, 2021, 2020 बोलेगा तो। ठीक है, इसको हो गया। एक सेकेंड, क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया, वह यहाँ पढ़ रहा था, आईआईटी बॉम्बे। करेंट का क्वेश्चन है, और यह है कि यह कार्बन घोषित करने वाला प्रथम देश था तो फिनलैंड। ये भी करेंट का क्वेश्चन है। ठीक, कार्बन टैक्स घोषित करने वाला पहला देश फिनलैंड। ठीक है, उस टाइम का देखना पड़ेगा। एक कीवी वाला दिख रहा है, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड में पाई जाती है, सबसे छोटा हमिंग बर्ड है, सबसे बड़ा। चलिए आगे बता देते हैं, थोड़ा इसको ऊपर कर ही देते हैं, तब समझ में अच्छे से आ जाएगा आप लोगों को। एक सेकेंड, पार हो गया। चलिए, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है जी? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का प्रतीक चिन्ह है या क्या है ये बता दीजिए? या पक्षी है राष्ट्रीय, बताइए, या पशु है? कीवी चिड़िया न्यूजीलैंड में पाई जाती है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड और कीवी उड़ नहीं पाते। सबसे बड़ा जीवित पशु जो है, पक्षी जो है सबसे बड़ा, वो शुतुरमुर्ग है। कौन है? शुतुरमुर्ग। किसी को इस बारे में कुछ बोलना है क्या? विश्व का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है, क्रूजर नेशनल पार्क, सबसे बड़ा चिड़ियाघर, दक्षिण अफ्रीका। ये देख लिए, ब्राजील की मुद्रा हम बताए थे क्या? रियल। और किसका बताए थे? सऊदी अरब का रियाल बताए किए थे, बताए थे। कुछ अलग बता देते हैं आज, कुछ अलग बता देते हैं। ब्राजील का रियल, रूस का रूबेल, ये सब बता चुके हैं। ठीक है। इथियोपिया का बिर्द, इथियोपिया, इसलिए बता दे रहे हैं कि आ गया तो ठीक है, अब आना ही चाहिए। मुद्रा होता है बिर्द, बिर्द। ठीक, इथियोपिया। उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग? सऊदी अरब, रियाल तो पता, रूबल रियाल हो गया, रूबल तो आपको बता ही दिए थे। ठीक है। उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं कजाकिस्तान,
कजाकिस्तान। याद रखिएगा, भोजपुरी गायक का एगो गाना है खेसारी लाल का, टेंगे टेंगे। तो याद रखिएगा कि उस गाना का जो शूटिंग हुआ था कजाकिस्तान में हुआ था, कजाकिस्तानी रुपया से हुआ था। तो मतलब कजाकिस्तानी रुपया से टेंगे टेंगे गाना का सूचित हुआ था, तो कजाकिस्तान का टेंगे मुद्रा याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। कोई दिक्कत है? तीसरा नंबर आ जाइए। तीसरा कजाकिस्तान का लिख लिया था, तो बगले में लिख लीजिए तुर्कमेनिस्तान का। क्या सही बोल रहे कि नहीं? तुर्कमेनिस्तान का। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान का। इसका हो जाता है मनात, मनात। ठीक, चौथा में लिख लीजिए तुर्कमेनिस्तान है, तो एक और लिख लीजिए बगले में तजाकिस्तान। अरे हम मुद्रा लिख रहे हैं, आप लोग इस सबका राजधानी लिख के बताइए जी। इन सब का राजधानी लिख के बताइए। सोमेनी, सोमेनी। पांचवा मैक्सिको, बता दिए थे शायद। मैक्सिको बताए थे क्या? ना, पीसो दूसरा का बताए थे, पीसो होता है जी मैक्सिको का भी। छठा नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन बोला जाएगा बोत्सवाना, तो पूला, बोत्सवाना, तो ये हो जाएगा पूला। ठीक, सातवां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ये था मारितानिया ओयुबा, बताए थे क्या मारितानिया? मारितानिया बताए थे क्या? मारितानिया बताया था क्या? उसका हो जाएगा ओगुवा। मारितानिया का क्या हो जाएगा? ओगुवा। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है जी ये सब। ठीक है, मारितानिया का हो जाएगा ओगुवा। क्या हो जाएगा? ओगुवा। कौन महलों का शहर कहलाता है? कोलकाता है क्या? कोलकाता है। सात टापुओं का शहर मुंबई, गुलाबी शहर जयपुर, साइंस सिटी बेंगलुरु, सिटी ऑफ जॉय कलकत्ता, झीलों का शहर उदयपुर, पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका, मोतियों का द्वीप बहरीन, लिली का देश कनाडा, भारत का मैनचेस्टर बता दीजिए। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। लिखवावे का जरूरत है? नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, कहाँ तक हो गया? कौन महलों का शहर है? ओके, आ जाइए, यहाँ से ले लीजिए। कहता है 22 नंबर क्वेश्चन कि किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है? शाहरुख खान, विजय माल्या, केजरीवाल, सलमान खान। ये क्या है भाई? तो हो जाएगा विजय माल्या। ठीक है, विजय माल्या को कहा जाता था, अब तो भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। किंग फिशर के मालिक थे, शराब के बहुत बड़े व्यवसायी भी थे। विजय माल्या पर दिवालियापन का आरोप है, आप सबको तो पता ही होगा जी, उनके बारे में सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे आप लोग। क्वेश्चन है, ये मुंबई की प्रथम परखनली शिशु थी जो 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया था। हर्षा, हर्षा उस टाइम का करेंट का है, 2016 का। ठीक है, प्रखनली शिशु क्या है जी? एक ऐसा विधि है जिसमें निषेचन माँ के गर्भाशय के बाहर प्रखनली में होता है। माँ के गर्भाशय के बाहर प्रखनली में उसका निषेचन होता है, ये इसीलिए इसको प्रखनली शिशु कहते हैं। ठीक है, प्रखनली शिशु कहते हैं। और ये जो है, इस विधि में भ्रूण को कोशिका अवस्था किसी प्रतिनिधि यानी माता के अवस्था के अगले विकास के लिए स्थापित किया जाता है। ठीक है, विश्व का प्रथम प्रखनली शिशु का नाम बताइए? लुइस जोए ब्राउन। लड़की है जी, लुइस जोए ब्राउन। ठीक, लड़की।
प्रथम परख एनालिसिस हुई थी, ठीक है। और इसका जन्म 25 जुलाई 1978 इंग्लैंड में हुआ था। 25 जुलाई 1978 इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी जी, बता दें। माना, महामना, महामाना का अर्थ महान, मानव। तो ये कहा जाता था मदन मोहन मालवीय को। मैंने महात्मा पढ़ लिया था, महात्मा गांधी को बोला था, उनका नाम था करमचंद गांधी। उस टाइम से रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा बोला है। ठीक है, और बताइए, आपको पता है 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की थी, और जो सेंट्रल स्कूल बनाया था एनी बेसेंट ने, ठीक है, 1916 में बीएचयू में बदला था। संस्थापक यही थे। 4 फरवरी 1916, 4 फरवरी 1916 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अभी है ना बीएचयू, बीएचयू सब लोग करते हैं, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, अच्छी है बहुत, ठीक है। चलिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये बोल रहे हैं। अच्छे, अध्यक्ष भी चुने गए थे। जालियांवाला बाग बताए थे प्रीवियस ईयर में कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो 8 वो सदस्य का समिति बना था, भारतीय समिति, तो मदन मोहन मालवीय ही अध्यक्ष थे उसके, ठीक है, यही उसके अध्यक्ष थे, ठीक। प्रथम अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहब फाल्के, अरे देविका रानी, कुछ कहना है किसी को। 1969 में इनको दिया गया था, प्रथम अभिनेत्री थी जी दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब के बारे में तो आप लोग को बताए थे प्रीवियस ईयर में कि उन्होंने सबसे पहले कौन सी मूवी शुरू करी थी, उन्हीं के द्वारा किया गया था। अब ये 1969 से ही दिया जाता है, ठीक है। फिल्म जगत के जनक माने जाते हैं जी। 13 में राजा हरिश्चंद्र फीचर फिल्म का निर्माण किया था। अब प्रथम हिंदी मूक फिल्म थी ये राजा हरिश्चंद्र, मूक फिल्म, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26 तक हो गया, 26 के बाद आ जाइए 27। हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे, ऐसे पीडीएफ हो गया है, ठीक है, चलिए ऐसे पीडीएफ हो गया है, ठीक, ओके। इसको मानना है क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, बगल में लिख दें क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। 27 देखिए कि यह हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक थे, कौन थे जी, नामवर सिंह, ठीक है। हिंदी साहित्य के जो थे आलोचक थे, आलोचक थे हिंदी साहित्य के। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया बुक का नाम हम बताए थे, बताइए। अब सबसे प्रसिद्ध आलोचक जो थे ना वो रामचंद्र शुक्ल थे इस ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन अगर सबसे प्रसिद्ध पूछेगा तो रामचंद्र शुक्ल सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, ठीक, सबसे प्रसिद्ध रामचंद्र शुक्ल। और आपको बता देना है कि इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो थी वो चिंतामणि थी, चिंतामणि, चिंतामणि, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का को बहुत बढ़िया बताए थे। अब बाकी दीनबंधु निराला का तो जानते ही आप लोग हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, विशाखदत्त, ध्रुव स्वामिनी, इन्हीं का है जयशंकर प्रसाद का, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, विशाखदत्त, ये सब इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक, लिखा हुआ है। ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी, कुछ बोलना चाहेंगे। 1541 में शेर शाह के शासनकाल में जी, 1541 में शेर शाह के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। बीजक किसकी है जी, बीजक आधुनिक भारत के सबसे बड़े कवि सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनको निराला पद दिया गया था, निराला ये बताया गया था इनको, सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, समझ गए क्या थे, आधुनिक भारत के सबसे बड़े कवि थे, ठीक। तुलसीदास भी अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे, मालूम है ना।
बीजक पूछे थे आपसे कबीरदास, रामचरितमानस तुलसीदास, है कि नहीं। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक है, देख लीजिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक हैं जी। तो हो जाएंगे जॉर्ज मार्टिन। गेम्स ऑफ थ्रोन्स के लेखक हैं जॉर्ज मार्टिन। कौन है? जॉर्ज मार्टिन। रामचंद्र गुहा लेखक इतिहासकार हैं। एवरी वोट्स काउंट के लेखक नवीन चावला है। एवरी वोट्स काउंट इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे, एवरी वोट काउंट्स। कौन है इसके? कौन है? क्या नाम दिए? नवीन। नवीन क्या? एवरी वोट काउंट्स के लेखक नवीन चावला। नवीन चावला सही है, नवीन चावला। नवीन चावला, ठीक। तुमको थोड़ा, हाँ अब ठीक है। चलिए, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक, लेखक खाली पूछबे करता है। इंडिया, रामचंद्र गुहा, सुरेश मीना, नवीन चावला, चेतन भगत। बता दीजिए, इंडिया आफ्टर गांधी। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? कोई दिक्कत है इसमें किसी को? इंडिया आफ्टर गांधी, रामचंद्र गुहा। बताए थे वन अरेंज्ड मर्डर। इनका चेतन भगत का ना अथिये से पकड़ लीजिएगा, नामे से, ठीक। ऐसे बोलेगा वन अरेंज्ड मर्डर, हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक, टू स्टेट्स, लिखा ही हुआ है इनका जी, ठीक है। इस टाइप का इनका द्वारा लिखा हुआ था, ठीक। नवीन चावला का तो आपको बता ही दिए अभी, एवरी वोट काउंट्स, ठीक है। मदर टेरेसा, फेथ एंड कंपैशन। मदर टेरेसा भी लिखा था इन्होंने, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, ठीक है, मदर टेरेसा। और बताइए, सुरेश मेनन ऑप्शन है तो इनका आप लोग लिख सकते हैं पटौदी, द नवाब ऑफ क्रिकेट। किसका है? पटौदी, द नवाब ऑफ क्रिकेट, सहवाग का है क्या? लिख दीजिए, पटौदी द नवाब ऑफ क्रिकेट। कौन थे बता दीजिए। अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा अब एक पर्यटक स्थल है? बता देते हैं। अच्छा, यहीं तक आ जाइए, ठीक। 31 है ना क्वेश्चन नंबर? ओ दिख रहा है, चलिए ऐसे कर दिए, छोटा कर दिए, एक और छोटा, अब ठीक, तो ऊपर चला जाएगा। चलिए अब ठीक हो गया ना, ये दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 31, किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा अब एक पर्यटक स्थल है? तो वीर सावरकर। वीर सावरकर बहुत बड़े क्रांतिकारी थे जी। आप जाके देखिएगा, जिस जेल में थे, जिस जेल में थे, ठीक है, उन्होंने लिखा था वहाँ पर हमारी जेल डायरी, जो जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया है, ठीक, हमारी जेल डायरी। कितने लोग जानते हैं वीर सावरकर कहाँ पर थे? काला पानी का सजा मिला था इनको, अब पर्यटक स्थल बन गया है, जाके देखिएगा, एक दिन उसमें बंद होकर के देखिएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। और उनको एक जन्म का किसी को आजीवन कारावास मिलता है, इनको क्या जन्म का मिला था? पोर्ट ब्लेयर का सेलुलर जेल में रखा गया था, ठीक, पोर्ट ब्लेयर का सेलुलर जेल में, सेलुलर जेल में, ठीक, काला पानी का सजा। क्या जन्म का मिला था इनको बताइए, ठीक। ये तो गांधीवादी थी है अन्ना हजारे। और उस जो इनका जो कमरा था उसको सावरकर ही लिखा नाम दिया गया, अभी भी पर्यटक स्थल है, सावरकर ही नाम दिया गया है। किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना? रो टॉमिल्सन, बिल गेट, शिवा या दुराई स्टीव जॉब? तो ये हो जाएगा रेड टॉमिल्सन। ईमेल के लिए @ है ना, लिख दें द एग्जाम पोर्टल @ ये वो, ठीक, वैसे, ठीक। चलिए, और ईमेल के जनक मतलब यही ना होगा, फिर इसके जनक हो गए क्या? ईमेल के लिए इतना चिन्ह चुना, लेकिन जनक पूछेगा तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो होना नहीं है। रे टॉमिल्सन ही इसके जनक हो गए हैं। और WWE का टिम बर्नर्स ली, टिम बर्नर्स ली, टिम
बर्नर्स ली, WWW, 3 को W है जी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। सही बोल रहे हैं क्या फुल फॉर्म, बता दीजिए। आईसी का विकास JM किल्वी ने किया था, JM किल्वी, JM किल्वी। आईसी बोलते ना, आईसी चिप, इसका आईसी ये हो गया, उसका आईसी खराब हो गया, उसका आईसी वैसे वैसे। आईसी का फुल फॉर्म आप बता दीजिए, बता दीजिए। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, माइक्रोसॉफ्ट तो आपको पता ही, 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन, है ना। चलिए, फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब, ये सब कब कब आया था बता देंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा तो बता देंगे, ठीक। किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक सर्विस अभिगम करने की इजाजत दी है, यस बैंक, ICI, ICI। अभी तो इसका लॉक भी आ गया, पूरा प्रचार होता है, अनिल कपूर जी प्रचार करते हैं, देखे है ना। यह लेखक लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था, प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, राम कुमार वर्मा। कुछ बोलना चाहेंगे इनके बारे में। बिहार में हुआ था इनका जन्म 4 मार्च 1921 को, फारबिसगंज, किशनगंज के में है, जिला में फारबिसगंज लगता है नहीं। कब बोले, 1921, 4 मार्च 1921 को फणीश्वर नाथ का जन्म हुआ था फारबिसगंज के आसपास, ठीक। 4 मार्च 1921 को इनका जन्म हुआ था फारबिसगंज। और आपको बता दें कि औरोही हिंगला गांव था, औराही हिंगला, औराही हिंगला, ठीक, गांव फारबिसगंज। फारबिसगंज हमको लगता है किशनगंज में है ना, कोई है वहां से तो रिप्लाई कीजिएगा, ठीक। अब भारत का प्रथम आंचलिक उपन्यास मैला आंचल इन्होंने ही लिखा था भैया, प्रेमचंद। भारत के सबसे बड़े उपन्यासकार थे, गोदान, गबन, ये सब उन्होंने लिखा हुआ था, है ना। अब इनका कहानियों का संग्रह जो है प्रेमचंद का, उसको बोलते हैं मानसरोवर, मानसरोवर, कितना बढ़िया नाम दिया गया है, ठीक, मानसरोवर। महादेवी वर्मा छायावादी कवियत्री थी, इनको बोला जाता है छायावादी, छायावादी ऊपर लिखते हैं, छायावादी कवित्री, ठीक। चलिए, बिस्मिल्लाह खां किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध थे जी, शहनाई। जब देश आज़ाद हुआ था तो इन्होंने ही बजाया था। इनको भारत रत्न कब मिला था बताइए, लता मंगेशकर के साथ 2001 में मिला था, लता मंगेशकर के साथ 2001 में मिला था। जब देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम ये इन्होंने ही बजाया था। इसके अलावा दया शंकर, जगन्नाथ, अली मोहम्मद हुसैन खां भी प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं, प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं, ठीक। चलिए, आगे देख लीजिए। हाँ, नज़र आ रहा है, रुक जाइए 1 सेकेंड, और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलिए, इतना ठीक है, नीचे करते हैं इसको। यह गायन शैली, 36 नंबर देखिए, यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई थी। कव्वाली, दादरा, ठुमरी, गजल, ठुमरी, इट्स ठुमरी। वह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई थी, उसका नाम, उसको बोला था ठुमरी। ठुमरी की जो है संबंध लखनऊ घराना से है, ठीक है। और ध्रुपद गायन शैली उत्तर भारत में 15वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ, ध्रुपद, ठीक है। तराना, तराना कौन सी है, तराना एक कर्कश प्रकृति का राग है, राग होता है राग दरबारी, राग ये सुबह राग ये, है ना। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, मोतीलाल नेहरू, और इनके साथ एक और थे, कौन थे। 1923 में इलाहाबाद के आनंद भवन में, वर्ष 1923 में इलाहाबाद के आनंद भवन में। इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में कुछ हुआ था, बता दीजिए क्या हुआ था। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में क्या हुआ था, बता दीजिए आप लोग। इनके साथ कौन थे, CR दास, चितरंजन दास, ठीक। अध्यक्ष कौन थे दोनों में, और सचिव कौन थे, बता दीजिए।
दोनों में अध्यक्ष कौन थे और सचिव कौन थे? इसका जो मुख्य उद्देश्य था ना, चुनाव में भाग लेकर सदन के अंदर जाकर ब्रिटिश सरकार के वास्तविक रूप को उजागर करना था। ठीक, इसका एक महत्वपूर्ण सफलता यह है कि विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधायिका मंडल में स्पीकर चुना गया था 1925 में। इसी के अंतर्गत 1925 में अध्यक्ष चुना गया था भाई। यह लेखक लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते हैं। कौन है? झुम्पा लाहिड़ी, किरण देसाई, विक्रम सेठ और अरुंधति रॉय। तो उनका हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी। इटली में लिखते हैं, अंग्रेजी के बजाय इटालियन में। द नेम सेक, इंटरसेप्टर, सुने ना नाम? द नेम सेक सबसे बड़ा फेमस है। ठीक, अब विक्रम सेठ का पुस्तक अगर पूछा जाए तो क्या जवाब दीजिएगा? ए सुटेबल बॉय, मिला होगा आपको, ए सुटेबल बॉय। ठीक, एक सुटेबल बॉय। एक और है इनका, गोल्डन ग्लास, क्या है? गोल्डन गेट। फिर एक है टू ब्लूटूथ, ऐसा करके। ठीक, आगे बढ़ जाइए। किनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, सचिन, युवराज, द्रविड़, धोनी, बता दीजिए। युवराज सिंह का है जी। टेस्ट पर द्रविड़ द वॉल को मत सोच लीजिएगा, युवराज सिंह। 2007 और 2011, 2007 का T20 वर्ल्ड कप और 2011 का T20 वर्ल्ड कप, दोनों में मैन ऑफ द टूर्नामेंट युवराज सिंह। ठीक है, इनको भी मेरे हिसाब से मिलना चाहिए भारत रत्न। मतलब ऐसा क्रिकेटर नहीं लगता है कि कभी हुआ था भारत में और होगा भी। ठीक है, बहुत बड़ा योगदान है इनका जी। बड़े मैच प्लेयर इन्हीं को बोला जाता है, बिग मैच प्लेयर। ठीक है, चलिए। और सुनील गावस्कर ने लिखा है सनी डेज, वनडे वंडर्स। कपिल देव का द्वारा लिखा द सिख, अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, अ स्टेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव द्वारा लिखा गया है। अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, अर्थशास्त्र के लिए जी। हैं 1900 कब दिया गया था? 98 में, 1998 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? 1998 में। ठीक है, 1998 में। दिख रहा है ठीक ठाक ना? हाँ ठीक। और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1969 में। और बाकी कहाँ? स्वीडन से मिलता है, स्वीडिश क्राउन पर 1 करोड़ रुपया मिलता है। 1901 में अल्फ्रेड नोबेल के किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार कब किया था? ये सब टोटल बता चुके हैं हम पिछला प्रीवियस ईयर। सेट नंबर 5 जाके देख लीजिए आप लोग, सेट नंबर 5 जाके देख लीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 41। छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है जी? बिहार से सटा हुआ कौन है, बता दीजिए। पश्चिम बंगाल और झारखंड भी उसमें आ जाता है। भारत सरकार का सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे दिया गया है इसको। ठीक है, किसको? छऊ नृत्य को। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और शायद उड़ीसा में भी होता है। ठीक, उड़ीसा में भी। अच्छा, बिहार का और अगर पूछे, धूमकोटिया, कृतिया, जाट जटिन, विदेशिया, ये सब फेमस है ना, हैं? और उत्तर प्रदेश का बता दीजिए तो, एक आध दो को बता दीजिए। इसका तो वो शास्त्रीय नृत्य है, उसको बोलते हैं कथक। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों को भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 बता चुके थे आपको। और ठीक, अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 बता दिए हैं, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक, हाँ। अब इसी से रिलेटेड थोड़ा सा आगे का कर देंगे तो भाग 4A बोलते हैं मूल कर्तव्य को, जो रसिया से लिया गया था 1972 में स्वर्ण सिंह समिति के ये पर किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। मूल कर्तव्य 10 गो। और फिर 11वां जुटा था 86वें संविधान संशोधन 2002 में, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा वगैरह का था। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? भाषाओं का 8वीं अनुसूची। कितने भाषा हैं जी? भाषा कितने हैं बता दीजिए। भाषा कितने हैं बता दीजिए, किसी को कुछ बोलना है तो बताइए। 22 है। आपको पता है 1 से 4 में संघ प्रदेश, 5 से 11 में नागरिकता, 12 से 35 में मौलिक अधिकार, 36 से 51 में, ये सब तो आप लोग को पता ही है जी। ठीक है, अब पूरा लिखवाना भी पड़ेगा क्या? पूरा लिखवाना पड़ेगा। ये वाला नीचे वाला क्वेश्चन कि कौन सी अनुसूची भाषा से, जैसे प्रथम अनुसूची, तो प्रथम अनुसूची में संघ एवं उनके प्रदेश है। द्वितीय अनुसूची में क्या है? सबका वेतन, और जब वेतन मिल रहा है तो शपथ ग्रहण करेगा, कुछ काम करेगा तब ना। तो तीसरा में शपथ है। चौथा अनुसूची में क्या है बता दीजिए?
चौथा अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधि जो आएगा वो चौथा में है। अनुसूचित जाति और जनजाति के विषय में पांचवा में है। छठा में असम, मेघालय, मिजोरम और कौन? चौथा कौन? असम, मेघालय, मिजोरम और उससे नीचे आ जाएगा त्रिपुरा के जनजातियों के संबंध में है। सातवां में शक्तियों का विभाजन है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आठवां में है आपको भाषा। नवां में है आपको भूमि अधिनियम, ठीक है, जो भूमि कर 1951 में प्रथम बार जोड़ा गया था। नवां अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया था भूमि अधिग्रहण के स्वरूप। 10वां जो है 1985 में दल बदल जोड़ा गया था। 11वां 1992 में पंचायती राज। और 12वीं अनुसूची नगर पालिका 1992 में ही। ठीक, अब नगर पालिका में 18 विषय उसी के तहत दिए गए थे और पंचायत में 28 विषय, 29 विषय। क्लियर हो गया? 12वां अनुसूची बता दिए। भाग पूछेगा तो 22 होता है जी, भाग दिया हुआ तो 22 भाग होता है जी, 22 भाग, समझे? ठीक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक राष्ट्रपति रहे थे जी? 1950 से 1962। अब भारत के सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति रहने वाले यही हैं क्या? और आपको बता दें राष्ट्रपति का अनुच्छेद जो है कि वो राष्ट्रपति होगा भारत का, वो 52 में है ना जी। ठीक, अभी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं राष्ट्रपति। और टोटल राष्ट्रपति क्रम से पूछ देता है, कभी कभी दे देगा 1 गो 2 गो 3 गो और 4 गो, ठीक, नाम दे देगा। अब कहेगा कि इनको बहाली के अनुसार, मतलब नियुक्ति के अनुसार आप दे दीजिए, ठीक, क्रमवार सजाइए चारों का। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि राजेंद्र प्रसाद से लेकर द्रौपदी मुर्मू तक। तो बहुत अच्छा ट्रिक बताए थे जब हमारा बिहार एसआई का 1275 में पीटी का सेट निकला था, तो उस सब में भी आपको इतना अच्छे से सब कुछ करा दिया जाता है। हो सकता है सेट फिर से आ जाए कुछ चीज़ का, कोई बुक, तो सब आप लोग ले सकते हैं, अच्छा काम आ जाएगा, समझे? बहुत मदद मिलेगी आप सबको। जैसे ट्रिक उसमें बताए थे कि राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण के कलम से प्रतिभा चली प्रणव के साथ रामनाथ कोविंद के पास, और अब जो है द्रौपदी मुर्मू, सबको पता है। ये पूरा राजेंद्र प्रसाद से द्रौपदी मुर्मू तक बता दिया मैंने। चलिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस संविधान से लिया गया है जी? बता दीजिए। राष्ट्रपति चुनाव पद्धति, राष्ट्रपति चुनाव पद्धति किस देश से लिया गया है? थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और जो बचा हुआ होगा एक के बार खींच लिया जाएगा। 45 से लेकर, अच्छा ठीक, छोटा कर लेते थोड़ा। चलिए, हो गया 50। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? हाँ, चलिए ठीक ठीक। तो ये जो है आयरलैंड का है, और यहीं से आपको नीति निर्देशक तत्व भी लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व भी लिया गया है। ठीक, इंग्लैंड से आपको बता दीजिए संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, है ना, बहुत सारा संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, आपको एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, इंग्लैंड से। जापान से कुछ लिया गया जी, विधि द्वारा, विधि का शासन इंग्लैंड से, देख लीजिएगा, विधि का शासन, इसमें बहुत कंफ्यूजन है दो चीज में, इसीलिए लिख रहे हैं इंग्लैंड से। अब विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया अगर पूछेगा, प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित अगर प्रक्रिया पूछेगा तो वो हो जाएगा आपको जापान। ठीक, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछेगा तो हो जाएगा जापान। जर्मनी से आपातकाल लिया गया था, क्या लिया गया था? बता दीजिए, बता दीजिए, जर्मनी से क्या लिया गया था? अच्छा, गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व फ्रांस से। उच्चतम न्यायालय का शक्ति एवं उसका अधिकार वगैरह जो है, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सब अमेरिका से। प्रस्तावना लिया कहाँ से गया था? प्रस्तावना, प्रस्तावना की भाषा अलग अलग है, दोनों बता दीजिए। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया था, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई थी, ये बता दीजिए। लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? 2, जो अब खत्म हो गया है, एंग्लो इंडियन, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन एक्ट 2019, 104वां संविधान संशोधन 2019 17वीं लोकसभा के बाद समाप्त कर दिया गया। तो इसीलिए अब अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो 545 के यहाँ पर आपको क्या लिखिएगा? वर्तमान में 43 डालना पड़ेगा ना, डालना पड़ेगा ना, हाँ?
ठीक। अब मनोनीत करने का जो प्रावधान दिया गया था वो अनुच्छेद 331 में दिया गया था जी, अनुच्छेद 331 में दिया गया था। कितने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? सर्वोदय योजना, जयप्रकाश नारायण। कोई दिक्कत है? जयप्रकाश नारायण, कोई दिक्कत है किसी को इस बात से तो बोलिए, बोलिए। और कब दिया था? 1950 में। सर्वोदय क्या है जी? 80 पता लग रहा है ना, 1950। सर्वोदय क्या है? सर्वोदय योजना क्या है बता दीजिए, इसके बारे में कुछ मालूम है? बॉम्बे प्लान आया था 1944 में, देख लीजिए इसी से रिलेटेड है। सर्वोदय योजना पूछ दिया वैसे ही पूछता है बॉम्बे प्लान कब आया था? 1944 में। 8 उद्योगपति वाला, 8 उद्योगपतियों द्वारा, किसके द्वारा? तो 8 उद्योगपतियों द्वारा, मालूम है ना, बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए। उसके बाद आया था गांधीवादी योजना 1944 में, श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण गांधीवादी योजना। योजना 1944 में कौन लाया था? श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण। ठीक ठीक। उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं जन योजना, 1945 में एम एन रॉय द्वारा लाया गया था। जन योजना आया था 1945 में, लाए थे एम एन रॉय ने, एम एन रॉय ने। ठीक है। एक नागपुर योजना आया था 43 से 63 के बीच में, सड़क योजना से संबंधित था, बताए थे अभी 43 से शुरू हुआ था, अब ये बताए थे। भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है, सबसे कम म्यांमार है क्या ऑप्शन से? ऐसे तो सबसे कम स्थलीय बांटता है अफगानिस्तान, है ना, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से क्या मारिएगा? ऑप्शन के हिसाब से क्या मारिएगा बता दीजिए। ऑप्शन के हिसाब से मारना है म्यांमार। ठीक, ऐसे आपको अफगानिस्तान हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा पूछेगा तो बांग्लादेश, 4000 कितना है? 96। बांग्लादेश के बाद, बांग्लादेश के बाद बता दीजिए। चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, है ना। और हमको लगता है कि इसका एक फार्मूला भी है, बचपन में MBA सब लोग जानते होंगे। फार्मूला कहाँ है? सब लोग जानते होंगे, बचपन में MBA सब लोग शायद जानते होंगे ये ट्रिक, ये कोई नया आविष्कार नहीं कर रहे हैं। बस से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, हाँ, म्यांमार आपको फिर हो जाएगा, बी से एक और क्या हो गया? ठीक है, यही ना, बचपन से MBA सही बोल रहे हैं ना? ओके, ए से अफगानिस्तान, ओके ओके, हाँ ठीक तो है। बी से भूटान हो गया, ठीक, ओके। 4096 बांग्लादेश। पाकिस्तान से कितना लगता है जी? सेकेंड में है चाइना से 3488, सही है क्या? 3488 बताइएगा तो, और उससे कम करेंगे तो 2323, 2323 पाकिस्तान, 2323 पाकिस्तान। 1751 नेपाल, 1751 नेपाल। सबसे कम अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ठीक, POK से जुड़ा हुआ है, पाक अधिकृत कश्मीर, लेकिन है वो भारत का अंश। कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है बता दीजिए? बिहार से नहीं गुजरती है जी, बाकी झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा तो हो ही गया। मित्र पर गमछा झाड़, भारत के 8 राज्य से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, सब लोग को पता ही है बात, तो आगे बढ़ने का ठीक है। और 37 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है बता चुके हैं? जमुना। अब पद्मा बोलते हैं गंगा को, पद्मा बोलते हैं गंगा को, और दोनों जब मिल जाते हैं, दोनों को मिला के मेघना, सबसे बड़ा डेल्टा यही लोग बनाता है, सुंदरबन डेल्टा। अब इसका लंबाई है कुल 2900 किलोमीटर, और तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट निकलती है ये, सही है। तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, असम में दिबांग। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, विकर मूलतः होते हैं मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए चाहिए होता है? ओके, ये देख लीजिए, हाँ ठीक ठाक था। ये देखिए, ब्रह्मपुत्र तो हो गया था, जमुना। विकर मूलतः होता है वसा, शर्करा, प्रोटीन, विटामिन, बता दीजिए।
तो वो हो जाएगा प्रोटीन। किसी को कोई दिक्कत है? विकर्म मूलतः होता है प्रोटीन। एंजाइम जिसको बोलते हैं जी, एंजाइम मूलतः क्या होता है? प्रोटीन। विकर दे दिया तो कंफ्यूज थोड़ी होना है। प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, सबको पता ही है बात। आगे बढ़ जाएं, चलिए अगला क्वेश्चन। मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए चाहिए होता है? बताइए। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष हो गया ना जी, सॉरी, मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए चाहिए होता है? उत्तल लेंस। हाँ ठीक, तो हम बोल रहे हैं निकट दृष्टि दोष। एक बात याद रखिएगा, मायोपिया व हाइपरपेट्रोमिया आप लोग जानते होंगे। मायो अवतल लेंस और उत्तल लेंस में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे? एक होता है निकट दृष्टि दोष, अब एक होता है दूर दृष्टि दोष। यही ना होता है, निकट अवतल से और दूर उत्तल से, उत्तल से। तो एक याद रखना कि छोटा, देखिए 3 अक्षर का है, ये 2 अक्षर का है, ये 4 अक्षर का है, ये 3 अक्षर का है। मतलब छोटा से छोटा वाला और बड़ा से बड़ा वाला मिला देना है। निकट अवतल बड़ा वाला हो गया, निकट बड़ा है तो दूर दू का है, तो इससे छोटा ये उत्तल वाला हो गया, तो ये। और उभयतल लेंस तो पता ही है किसके लिए दिया जाता है, क्या सही बोल रहे हैं? सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है जी? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? द्रवों का आपेक्षिक घनत्व, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व सबको पता है, आपेक्षिक घनत्व। लैटोमीटर से, फैदोमीटर से समुद्र का गहराई, मैनोमीटर से गैस का, ये सब तो पता ही होगा। आगे बढ़ जाइए। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? बैंगनी। सबसे ज्यादा? तो अपवर्तनांक किसका ज्यादा हो गया? अगर तरंग दैर्ध्य सबसे कम बैंगनी का होता है तो मतलब अपवर्तनांक जो है इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा बैंगनी का, और तरंग दैर्ध्य जो है लाल का सबसे ज़्यादा होगा और बैंगनी का सबसे कम। तो प्रकीर्णन सबसे अधिक बैंगनी का हो जाएगा और लाल का प्रकीर्णन सबसे कम। और याद रखिएगा, आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। कार का मात्रक क्या होता है जी? इंद्रधनुष पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ही बनता है। कार का मात्रक क्या होता है, बता दीजिए। कार का मात्रक बता दीजिए, कहाँ है? जूल। कार का मात्रक होता है जूल। और बता दीजिए, लंबाई मीटर का हो गया, ताप केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर। हाँ, मोल किसका होता है? पदार्थ के परिमाण का। और शक्ति वाट, दाब पास्कल, वायुमंडलीय दाब बार, गहन कोण स्टेरेडियन, ये सब तो आपको पता होगा। बल का न्यूटन, शक्ति का वाट, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? देखिए इकाई के साथ इकाई आ गया, हम लोग करंट में आ गए हैं, ठीक है। चलिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की है जी, कि समय की? दूरी या समय? दूरी की, ठीक। वर्ष लिखा हुआ है तो समय मत सोचिएगा। लंबी की, दूरी की यूनिट है। बल का न्यूटन बता ही दिए थे। दाब का पास्कल, ताप का केल्विन, उष्मा का जूल, विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत धारिता का फैराडे, विद्युत आवेश का कूलाम। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है बताइए? तो ध्वनि। अभी पीछे ये बताते कि ध्वनि जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यह एक यांत्रिक तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक। यांत्रिक तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। और सभी विद्युत चुंबकीय तरंग का परिसर जो होता है 10.14, सॉरी 10 के पावर -14 से 10 के पावर 4 तक होता है, 4 प्लस में होता है। प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में होता है जी, बता दीजिए जी। अच्छा, गामा किरण का खोज किसने किया था? जब पराशर का बात आ जाता है तो बताइए दीजिए, गामा किरण का खोज किसने किया था? पॉल विलार्ड। पॉल विलार्ड। रेडियो तरंग मार्कोनी, माइक्रो तरंग हर्ट्ज, औरक तरंग, औरक विकिरण हर्सेल, और परावैंगनिक किरण रिटर। लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। गामा किरण पॉल विलार्ड, पॉल विलार्ड, फटाफट लिख देते हैं, चलिए पॉल विलार्ड, ठीक। उसके बाद रेडियो तरंग, रेडियो तरंग इसका हो जाएगा मार्कोनी। क्या हो जाएगा? मार्कोनी।
मार्कोनी। उसके बाद आ जाइए आप लोग माइक्रो तरंग। माइक्रो तरंग, माइक्रो तरंग के कौन है? हर्ट्ज। आवृत्ति क्या होता है मालूम है ना? हर्ट्ज आवृत्ति का क्या मतलब है? औरक्त किरण हर्षेल। औरक्त आधा का होता है, किरण किसका है? हर्षेल का, हर्षेल। ठीक, औरक्त किरण हर्षेल। पराबैंगनिक विकिरण, पराबैंगनी विकिरण इसके कौन है? पराबैंगनी विकिरण के कौन है बता दीजिए? रीटर। ठीक, रीटर। प्लांक नियतांक वाला बता दीजिए। 6 दशमलव कितना होता है? 6 गुने 10 के पावर -34। ऑप्शन नंबर डी होगा क्या? देख लीजिए, याद रखिएगा, घुमा दिया था अभी। 6.63, 10 के पावर -34, 6.63। यहाँ प्लस नहीं था, यहाँ 6.36 था, वहाँ 16.63। हल्दी पौधे के किस भाग से मिलता है जी? प्रकंद है, धन कंद है, कौन सा कंद है हल्दी? बता दीजिए, बताइए किस भाग से प्राप्त होता है? इसको हटा दें, लिख लिए होंगे ना? हटाते हैं। तना से। हल्दी पौधे के तना से प्राप्त होता है। हल्दी जो है प्राप्त होता है तना से, तना से। उसके बाद लिखना चाहते हैं तो कंद का उदाहरण लिख लीजिए। कंद, आलू। ठीक, उसके बाद प्रकंद। ये पूछता है एकदम भी आई है जी, यहाँ से नहीं लेते हैं, यहाँ से ले लीजिए, इतना में तो शायद लिख देंगे। भी आई, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक, धन कंद, सॉरी प्रकंद किसका होता है बताइए? प्रकंद, प्रकंद हल्दी और अदरक, हल्दी और अदरक। ठीक, धन कंद होता है एक, धन कंद। ठीक, धन कंद ये होता है बंडा केसर, बंडा केसर। सही बोल रहे हैं, बंडा केसर। चलिए, उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं शल्क कंद। बताए थे इसके बारे में, शल्क कंद के बारे में। प्याज, शल्क कंद, प्याज। ठीक, प्याज। और मूली, तुर्क रूपी, मूली तुर्क रूपी। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, तय है, तुर्क रूपी। और पूछेगा तो गाजर, गाजर कैसा आकार का होता है? तो शंकु रूपी, शंकु रूपी। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, देख लीजिएगा। हो सकता है आगे प्रीवियस करवाओ, इसी में यहाँ से पहुँच जाए। तना से प्राप्त होता है आलू का कंद, प्रकंद हल्दी अदरक, अदरक लिखा गया है, हल्दी अदरक। धन कंद बंडा केसर, शल्क कंद प्याज। ढंग से लिख देते हैं प्याज, जल्दी जल्दी में लपटा जाता है। प्याज, तुर्क रूपी है आपको मूली, शंकु रूपी है गाजर। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो ये लगता है हमको 5 प्रकार की। श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है 5 प्रकार की होती है। और इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, WC को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं इसको, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ जाएं। लसिका किसमें उपस्थित होती है बताना है। चलिए, इधर आपको हम बता दिए थे तब तक। एक सेकेंड ऊपर कर लिया जाए, कहाँ तक है? हल्दी वाला तो हो गया था। श्वेत रक्त कणिकाएं भी बता दिए कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। ठीक है, आपको 3 से 5 दिन इनका होता है, आपको तो पता ही है, जीवन काल। और ये जो है शरीर को जो है मजबूती प्रदान करती है ना? यांत्रिक मजबूती प्रदान करती है शरीर को, पता है। लसिका हो गया था। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। नजर आ रहा है ना? ठीक है, ठीक। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, बताइए लसिका किस में होती है? तो संवहन उत्तक में होती है, संवहन उत्तक में। किस में होती है? संवहन उत्तक में। किस में होती है? संवहन उत्तक में। तरल उत्तक को संवहनीय उत्तक भी कहते हैं। रक्त और लसिका को तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। लसिका के साथ जो रक्त होता है ना, ये दोनों को क्या बोलते हैं? तरल उत्तक। तरल में है ना, लिक्विड में, तरल उत्तक, तरल उत्तक। ठीक है, रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है, पता है। रक्त का 55% भाग प्लाज्मा
अब प्लाज्मा का 90% भाग जल। अगर रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है तो 55% भाग होता है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा का 90% भाग जो होता है वो जल होता है। किसी को तकलीफ इस बात से? और लसिका एक रंगहीन द्रव है जिसमें आरबीसी एवं प्लेटलेट्स नहीं होते हैं। ठीक है, लसिका शरीर के असंक्रामक तंत्र को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन है, पीलिया रोग रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ने से होती है, बता दीजिए। किसके बारे में कहा जा रहा है, बता दीजिए फटाक से एकदम। पीलिया रोग बिलीरुबिन के बढ़ने से होता है। किसके बढ़ने से होता है? बिलीरुबिन के बढ़ने से। बिलीरुबिन क्या है जी? पीलिया रोगी का पेशाब पीला होता है, आंख एवं त्वचा पीला हो जाता है। पीलिया जिसको जॉन्डिस बोलते हैं, पीला 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 पीला। ठीक, और ये प्रभावित किसको करता है? पॉइंट तो यहाँ है कि प्रभावित किसको करता है, तो होता है लीवर यानी यकृत, जो सबसे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि, और दूसरा सबसे अग्नाशय है। ठीक है, सही बोल रहे हैं? पैंक्रियाज सही है, सही है ना? चलिए अगला क्वेश्चन। अरे कौन से सबसे बड़ी, अभी तो बताए ऊपर, यही चीज़ तो बताए। दूसरा अग्नाशय हो जाएगा। इसका वजन होता है 1.5 से 2 kg। पूछता है इसलिए बार बार बता देते हैं। किडनी का भी शायद 1.5 kg होता है जी। और यकृत से पीत का स्राव होता है। पीत का जो स्राव होता है यकृत से होता है, और पीत जाके जमा हो जाता है पित्ताशय में। ये देख लीजिए, पित्ताशय में। ठीक, यकृत से निकला पीत जमा हो गया पित्ताशय में, इसीलिए यहाँ पर लिख दिए हैं। पित्ताशय को बॉक्स बना दीजिए, यकृत से निकला पीत और जमा हो गया जाके पित्ताशय में। ठीक है, अब वृक्क का कार्यात्मक क्या है? कोशिका का तो न्यूरॉन है, अब वृक्क का है नेफ्रॉन, पता है ना? नेफ्रॉन। ठीक, यह संघविवोरस होते हैं। क्या? सर्प, केचुआ, कॉकरोच और मच्छर। तो मच्छर, ऑप्शन नंबर डी। ऊपर कर दें, इसको हटा दें, आंसर हो जाएगा मच्छर। संघविवोरस कौन होता है? मच्छर। खून पर निर्वाह करने वाले कुछ खून चूसने वाले जंतु कीट होते हैं। खून पर निर्वाह करने वाले अपना, और खून चूसने वाले, इसलिए मच्छर लिखा गया है। करता ना, मच्छरवा काट दिया, सब खून चूस ले लग, है ना? मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर, पता ही है आप लोग को। सोने की बीमारी सीसी मक्खी के काटने से होता है, और कालाजार बालू मक्खी के काटने से होता है। कौन सा मास्टर ग्रंथि? पीयूष। इसके बारे में आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? 2 शब्द। सबसे छोटी ग्रंथि भी पीयूष है। अगर ऑप्शन में पिनियल रहेगा तब पिनियल मारना, नहीं तो सबसे छोटी पीयूष। इसमें किसी को कुछ कहना है? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यह विटामिन टेकोफेरॉल है, टेकोफेरॉल, विटामिन ई। सब बता दिए थे, किस विटामिन को क्या बोला जाता है, सब बताए थे टोटल। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन, है ना? विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन के फिलोक्यूनोन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी तो बता ही दिए कैल्सीफेरॉल, विटामिन B2 पेंथोनिक, विटामिन B7 बायोटिक, है ना? बायोटिन होता है। 67 नंबर क्वेश्चन किया, अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। गाय, सुअर, मधुमक्खी, मछलियाँ। मधुमक्खी जी, मधुमक्खियाँ सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। नृत्य के, इसका ये नृत्य के बारे में सर्वप्रथम वन फ्रिश ने बताया था। वन फ्रिश, मधुमक्खी नृत्य के बारे में सबसे पहले वन फ्रिश ने बताया था। किसने बताया था? वॉन फ्रिश ने। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन हो गया, आगे। चलिए देख लीजिए 72 तक। 68 है कि नॉयलाइन में इसके एकलकों के मध्य इस प्रकार का बंध होता है। पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। तो जो बंद होता है उसको बोलते हैं एमाइड। एमाइड। अच्छा, सामाजिक जीव जो होता है ना जी, चींटी को बोला जाता है, याद रखिएगा, सामाजिक जीव। ठीक, सही बोल रहे हैं। और नाइलॉन जो है हेक्सा मिथिलीन डाइमीन एडमेटिक एमिलिक का बहुलक होता है जी। ठीक, नाइलॉन। और इसके बारे में बता दीजिए आप लोग। मानव द्वारा निर्मित प्रथम क्या था? रेशा, संश्लिष्ट। ठीक है ना?
इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है। अभी बता दीजिए, आप लोग खुद से बता दीजिए। शनि ग्रह, इस पर वलय भी होता है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति के बाद, सही बोल रहे हैं क्या? हाइड्रोजन और हीलियम मुख्य गैस है यहाँ कर, हैं। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, उसका नाम टाइटन है। और सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह शनि ही है ना। भोर का और सांझ का तारा शुक्र को बोलते हैं। मंगल का 2 उपग्रह है, कौन कौन? फोबोस और डिमेस। बृहस्पति और मंगल के बीच में आपको सबसे दूर का ग्रह हो गया, हैं। शुक्र और अरुण जो है पूरब से पश्चिम घूमता है, बाकी सब पश्चिम से पूर्व घूमता है। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका हुआ है? तो 70 लेंगे। ऑप्शन के हिसाब से कहीं 71 लिखा होता तो 71 लेंगे, क्योंकि 71% भाग पर जल है। उत्तरी गोलार्ध जो है, उत्तरी गोलार्ध जो है आपको 61% जल से, और दक्षिणी गोलार्ध 81%। कुल जल है 90%। उसका जो है ना, जो जितना जल है पृथ्वी पर, उसका 61% उत्तरी गोलार्ध में और 81% दक्षिणी गोलार्ध में। कोई दिक्कत है इस बात से? चलिए ठीक है, हो गया। अच्छा पूछेगा पृथ्वी की सतह का कितना जो सबसे गहरा जगह वो कौन सा है? 11,033 मीटर, वो उनका है, मेरियाना गर्त, प्रशांत महासागर में। और सबसे ऊंचा 8,850 माउंट एवरेस्ट, ठीक। और दोनों के अंतर, सबसे गहरा जगह और सबसे अति में अंतर पूछेगा तो 20,000 मीटर का अंतर है। 20,000 मीटर का अंतर है सबसे, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान और सबसे ऊंचा स्थान में। सबसे गहरा स्थान 11,033 मीटर मेरियाना गर्त, और सबसे 8,850 मीटर, ठीक। माइनस कर लीजिए, ठीक। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा? वॉस्टॉक। अभी देखिए आ गया क्वेश्चन, आ गया, ये बताया हुआ है इसलिए आगे बढ़ेंगे। यह एक गर्म धारा है, केनारी, ओएशियो, हम्बोल्ट और गल्फ स्ट्रीम। बता दीजिए। अच्छा, भारत का लेह जो है सबसे शुष्क और सबसे ठंडा है, ठीक। तो आ जाइए, गल्फ स्ट्रीम जो है इसमें वो एक गर्म जलधारा है। देखिए भूगोल से, विश्व भूगोल से गर्म जलधारा ये सब पूछता है जी, नदी सब तो जानना है। जैसे हम्बोल्ट हो गया, तो ये जलधारा पेलुवियन की जलधारा इसको कहते हैं। हम्बोल्ट प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। कनारी है तो आपको ये भी अटलांटिक महासागर की है। सुसीमा जलधारा जो है प्रशांत महासागर की है, गर्म जलधारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन, मैथ भी आ गया क्या? अच्छा कुछ मैथ कुछ अथी है, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं क्या है, ऊपर से ही देखते हैं। कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरे हुए हैं? कितने देश, बता दीजिए। कितने देश हैं जो भूमि से चारों ओर, ये हो गया, एक सेकेंड रुक जाइएगा, करते हैं इसको इधर लाते हैं। ठीक है, इतना ही से चलिए, तो टेढ़ा हो गया है फोटो फाटो खिंचाने में। बताइए कितने देश हैं, कितने देश हैं जो भूमि से चारों ओर से घिरे हुए हैं? तो हो जाएगा 44 देश, ठीक। जिसको भू आवेष्टित देश कहा जाता है, जिनमें समुद्री तट रेखा नहीं पाई जाती है। दोहरे भू आवेष्टित लिंचेस्टीन, और एक भू आवेष्टित होता है, एक दोहरा होता है। तो दोहरा दो है, लिंचेस्टीन और उज्बेकिस्तान। क्या बोले हम अभी? लिंचेस्टीन, लिंचेस्टीन, अब एक है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, ठीक है। चलिए सबसे बड़ा भू अवस्थित पूछेगा तो कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक। सबसे बड़ा भू अवस्थित पूछेगा तो कजाकिस्तान। आगे बढ़ जाए। दो तारे क्रमशः इतना मीटर तथा इतना मीटर तक पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते तो इनके तापमानों का अनुपात T/T1 बराबर क्या हो जाएगा? तो बनाना पड़ेगा जी, 4/3 आना चाहिए आंसर। आंसर 4/3 होगा। बनाना कैसे है? बनाना कैसे है? लिम्डा बराबर टी, जो नियत, ठीक। इसको बना देंगे λ1 गुण्य, एक मिनट,
आपको पता है T/T1 दिया है, ठीक। तो T ऊपर वाला है और नीचे वाला वो कर लेना है, ठीक। वीन के नियम के अनुसार लेमडा इंटू टी नियत रहता है, वैसे लेमडा वन इंटू T1 बटा बराबर लेमडा 2 T2 ऐसा करके निकल जाएगा। इससे फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है, ठीक। T2/T1 फिर आ जाएगा T1/T2 T1/T2 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ ठीक 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बैठा दीजिए, T1/T2 बराबर दिया हुआ है तो 4.8 ऊपर चल जाएगा, आएगा तो तीसरा तीसरी गुना होगा तो 4.8 गुने 10 के पावर -7 और 3.6 गुने 10 के पावर -7। तो अब बताइए, बता दीजिए इसमें क्या बचेगा, 4/3 बचेगा, काट कुट करके देख लीजिए ये पॉइंट, ठीक। क्यूरी ताप का संबंध किससे है, रेडियो सक्रियता। रेडियो इसके बारे में और बता चुके हैं इसलिए नहीं बताएंगे, एक मिनट। क्यूरी ताप न है जी, कहाँ से, चुंबकीयता होगा, जल्दीबाजी में गड़बड़ा गया, चुंबकीयता हो जाएगा, ठीक है। वह ताप जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाते हैं क्यूरी तापमान कहलाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और लोहे का क्यूरी ताप 770 होता है जी, लोहे का 770 डिग्री सेल्सियस, लोहे का क्यूरी ताप पूछ देता है कभी कभी, तो 770 सेल्सियस होता है, ठीक है। और निकेल का पूछेगा तो 358, निकेल भी इम्पॉर्टेंट है, तो 358 सेल्सियस क्यूरी ताप है जी, 358 सेल्सियस, ठीक है, क्यूरी ताप। यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलते हैं तो उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा, टू भी से, हाँ सेम तो होगा, है नहीं, टू भी होना चाहिए ना, टू भी। बताइए तो किस क्या होना चाहिए, बता के कोई बता सकता, कोई बहादुर व्यक्ति है जो इसको बता सकते हैं। चलिए 76 नंबर, यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब टू भी दिखाई देगा जी, टू भी दिखाई देगा, क्योंकि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा आभासी एवं दर्पण के पीछे उतने ही दूरी पर बनता है जितने सामने रखी हुई हो, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के इस तरफ के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है, पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी, तो पश्चिमी में। इसमें किसी को कुछ बोलना है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी 10.38 करोड़ है, मतलब 10,38,00,000, लिंगानुपात 918, जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज, सबसे साक्षर जिला रोहतास, है कि नहीं। दशकीय जनसंख्या वृद्धि 25.4 और साक्षरता दर की प्रतिशत 63.82%, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा। इसमें किसी को कुछ बोलना है चिल्का झील के बारे में। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, मालूम है ना, और सांभर झील भारत की सबसे खारे पानी की झील है। और बताइए, राजस्थान में है जी। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में है ना। नाग नागिन वाला जितना झील है सब जम्मू कश्मीर में, ताल वाला जितना है सूर्य और चंद्र को छोड़कर, सूर्य और चांद हिमाचल प्रदेश में उगते हैं, ऐसा सोच लीजिएगा। तो सूर्य तल और चांद तल ये जो है आपको हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में। बाकी जितना ताल से ताल मिलाना है सब उत्तराखंड के वादियों में जाके ताल से ताल मिलाइए, मतलब कि राकस ताल, ये ताल जितने झील है सब उत्तराखंड में, नाग नागिन सब जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं जी, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर है जो हिमाचल प्रदेश में है। आगे बढ़ जाते हैं, इसका लघुत्तम निकाल दीजिए। मैथ आ गया जी, और अगर है तो देख लेते हैं, दो चार को होगा तो। सुमात्रा द्वीप किस में अवस्थित है, देखिए, है ना। बिहार में कितने ज़िले हैं ये आ गया, पिछले ही में सेट नंबर 5 में जाके देख लीजिए। किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है, फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया। बता दीजिए किस में है सबसे ज़्यादा टाइम जोन, सर्वाधिक टाइम जोन फ्रांस में। लेकिन हमको लगता है इसके बाद जो सेकंड होगा वो रूस होगा, क्योंकि फ्रांस में है 12, रूस में 11, अमेरिका में 9, और भारत में एक देशांक के बीच 4 मिनट का फर्क होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। पूरे विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है, 24 टाइम जोन, ठीक। आगे बढ़ जाइए।
रीजनिंग है, लगा लीजिएगा, इसका आंसर बता देंगे आप सबको, ठीक है। और है करेंट, चलिए अब नहीं है, चलिए मैथे आ गया, ये देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हो गया, ये आपका कहानी ख़त्म है। तो अब आप लोग बता दीजिए सिर्फ इतना, ये देख लीजिए आ गया, ठीक है। चलिए सेट नंबर 7, एक सेकेंड, सेट नंबर 7 आपका हो गया भैया कंप्लीट। और ये जो है आपको आंसर सीट है मैथ और रीजनिंग को मिला लेने के लिए, लगभग आपको 83 नंबर तक, 84 नंबर तक करवा दिए। कहाँ तक? 84 को जीके जीएस था इसमें जो करवा दिए, ठीक। बिहार में कितने ज़िले हैं? 38 हैं। अब पुलिस ज़िले कहेगा तो 40, अनुमंडल 101, प्रखंड 534 और प्रमंडल 9, ठीक ठीक। अब अगर चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 85 से 150 तक मैथ और रीजनिंग है, मिला लीजिएगा। थोड़ा सा हट जा रहा है, साइड हो जा रहा है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिला लेना है। इसलिए मिला लेना है कि टाइमिंग बनाइए, मैथ और रीजनिंग फटाफट स्पीड से बनाइए, ठीक है। और वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। पूरा डिस्कशन फुल मस्त वाला एकदम डिस्कशन पीडीएफ में भी आप चाहते हैं अच्छे से 50-55 को सेट मिल जाएगी पूरा प्रीवियस ईयर, और 10 को अलग से सेट बनावेला। का है कि बीएसएससी जो है ऑनलाइन होगा, इस बार ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आपको हम लोग लाए हैं द एग्जाम पोर्टल ऐप पर 49 रुपये में 50 से 55 टोटल सेट, जिसमें जितना प्रीवियस ईयर बीएसएससी का हुआ है, चाहे सीजीएल का हो, अमीन का हो, ये है वो, जितना बीएसएससी द्वारा एग्जाम हुआ है टोटल प्रीवियस ईयर, और उसके बाद 10 से 12 आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा लगाने के लिए। और उसका मात्र 49 रुपये दाम रखा गया है, आप आराम से जाकर वहाँ कर सकते हैं अच्छे से। और यहाँ आपका पूरा प्रीवियस ईयर करवा ही दिया जा रहा है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, पसंद है तो कमेंट भी करना है। मिलते हैं नए कंटेंट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।